हेलो हेलो हेलो। आइए मुबर्रिद, हमने अपने 3 लेक्चर में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम लोगों ने यूनिट, मेज़रमेंट और डायमेंशन को कवर कर लिया था। आज हम है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जो भी हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं मेज़रमेंट से। आज का जो है हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4। और जो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। प्लस क्या करेंगे हम लोग, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसे क्या क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्लस सम अदर क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यही होने वाला है आज के बेसिकली लेक्चर में। तो बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट का ये क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ। तो मेजरमेंट का क्या डिफिनेशन दिया हम लोगों ने? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मार्कर है, मार्कर की लेंथ नहीं पता है तो हम लोग स्केल की हेल्प से, ये अननोन क्वांटिटी है, ये नॉन क्वांटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, तो इसी को क्या चीज करते हैं हम लोग, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट में, मेजरमेंट कंटेन्स 2 पार्ट। मेजरमेंट कंटेन्स 2 पार्ट्स। मेजरमेंट कितने पार्ट्स कंटेन्स करता है? 2 पार्ट्स कंटेन्स करता है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल एन से, और यूनिट को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद किसी भी मेजरमेंट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी तरह का मेजरमेंट है तो उसको जैसे किसी भी, जैसे मेजरमेंट है हमारा, तो उसको हम लोग एन इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास ये क्या है, रॉड है। रॉड की अगर लेंथ है, रॉड का हम लोग मेजरमेंट किए और उसकी जो लेंथ निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या हो गया, 5 हमारा क्या चाहिए, एन इंटू यू के फॉर्म में। किसी भी तरह का मेजरमेंट हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एन इंटू यू के फॉर्म में। तो ये मेरा एन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू हो गया इसका यूनिट हो गया। इसके आगे मेजरमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए।
मेजरमेंट कैसा होना चाहिए हमारा, एक्यूरेट होना चाहिए, और मेजरमेंट कैसा होना चाहिए हमारा, प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए। और मेजरमेंट किस तरह किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मेजरमेंट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट। मेजरमेंट किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए हमारा, एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट के बारे में। इसके आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एरर इन मेजरमेंट के बारे में। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर इन मेजरमेंट का क्या डिफिनेशन हुआ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग एरर को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। एरर को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी तरह का रीडिंग होगा हमारे पास, रीडिंग होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म में। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट के बारे में बात करने से पहले हम लोगों ने एरर इन मेजरमेंट में ही टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात किया था। वो कौन कौन सा टाइप्स था, स्टैंडर्ड, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। कौन कौन सा टाइप का एरर था, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। तो हम लोग टाइप्स ऑफ जो एरर था, टाइप्स ऑफ एरर था, उसमें जो पहला था वो क्या था, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा क्या था, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और रैंडम एरर क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। टेबल होता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट के बारे में।
यूनिट का डिफिनेशन क्या हो गया? यूनिट इज ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट। ठीक, व्हाई यूनिट इज इंपॉर्टेंट? यूनिट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदाउट यूनिट क्या होने लगेगा? कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। क्योंकि अगर हम लोग जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर बताइए ये जो हमारे पास बुक है इसका वेट कितना है, तो हम अगर लिखते हैं इसकी वेट कितना है 50, तो आप बोलेगा सर 50 क्या? तो अब बताइए तो 50 केजी की है या 50 ग्राम की है? तो इसीलिए यूनिट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट यूनिट कंफ्यूजन विल क्रिएट। विदाउट यूनिट कंफ्यूजन विल क्रिएट। यूनिट के बाद हम लोगों ने बात किया था एसआई यूनिट के बारे में। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एसआई यूनिट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमने लेक्चर में बताया था एसआई यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक का ही हम लोग वेट किए क्या है 50 केजी, कोई बोलेगा सर, कोई बोलेगा 50 ग्राम, मतलब अपने अपने यूनिट में करेक्ट तो कोई एक ही होगा, वो जो हम लोग वेट मेजर करेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा। लेकिन अगर इस मार्कर की, अगर किसी मार्कर की, इसी मार्कर की अगर हम बोलते हैं कि आप लोग स्टूडेंट में से इसकी लेंथ बताइए, तो कोई बोलेगा हैंड से मेजर कर लेते हैं सर इतना इसकी लेंथ है, कोई रस्सी लाएगा रस्सी से मेजर कर लेते हैं, कोई बोलेगा सर इसको हम अलग अपना ऐसा यूनिट अलग यूनिट बनाएंगे और उसमें इसको मेजर कर लेंगे। तो इसके आगे हम लोग टॉपिक लिखते हैं एसआई यूनिट। तो टॉपिक का नाम दीजिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसका पूरा नाम क्या हुआ एसआई यूनिट का? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। which is used in all over the world। एसआई यूनिट का क्या हुआ पूरा नाम? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, और जो पूरे दुनिया में क्या होता है? यूज होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लेंथ की अगर हम लोग, या फिर हम लोग बात करते हैं केजी की, या फिर हम लोग मास की यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो किसी चीज़ को मेज़र किया जा रहा है इंडिया में वो ग्राम में मेज़र किया जा रहा है, कहीं अमेरिका में उसी चीज़ को मेज़र किया जा रहा है तो वो केजी में मेज़र किया जा रहा है, कहीं और मेज़र किया जा रहा है तो वो पाउंड में मेज़र किया जा रहा है। मतलब लोग अलग अलग यूनिट ना बना लें, एक ही यूनिट पूरे दुनिया में चले जो सब लोग समझें कि हाँ ये चीज़ है। तो इसलिए एसआई यूनिट लाया गया। इसके आगे हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसके आगे हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको कैसे बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सर ये बताइए किसको नहीं बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी? जिसको नहीं मेजर किया जा सकता उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे इमोशन हो गया, इमोशन को मेजर किया जा सकता है? नहीं। कोई कितना सैड है, कोई कितना हैप्पी है, ये सब को मेजर कर सकते हैं हम लोग? नहीं मेजर कर सकते। किसी के फीलिंग को मेजर किया जा सकता है? नहीं मेजर किया जा सकता है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी में हमारे नहीं आते। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसमें कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, कोई कितना वर्क कर रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कि इसमें कितना एनर्जी की जरूरत है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास दो टाइप्स का है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है हमारा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल
क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो। और डेराइव क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जो डिपेंडेंट हो। फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम हम लोग क्या चीज बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटी। यहां से हम लोग ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी, देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी। तो सर वो 7 बेसिक क्वांटिटी क्या क्या था, और सर उसका एसआई यूनिट क्या चीज था, उसका सिंबल क्या चीज था, और उसका डायमेंशन क्या चीज था। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं और उससे समझते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास। कौन कौन सा? लेंथ का क्या था? एसआई यूनिट मीटर। इसका सिंबल एम से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या चाहिए होता है? एम होता है। मास का क्या था? किलोग्राम। तो ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सा? लेंथ हो गया, लेंथ की एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका सिंबल स्मॉल एम, इसका डायमेंशन एल। फिर मास हो गया, मास का किलोग्राम। इसको केजी से सिंबल के रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन इसका एम। टाइम का सेकंड, स्मॉल एस से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन इसका टी। करेंट का एम्पियर, आइस के डायमेंशन से, आई के सिंबल से इसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये देख सकते हैं इन सब क्या चीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके ये एसआई यूनिट हुआ, इसके ये सिंबल हुआ, और ये इसका क्या हो गया? सबका डायमेंशन हो गया। तो हम लोगों ने जो भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका हम लोगों ने एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग लेक्चर 3 में जो भी क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में दिया था उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आइए, आप लोगों ने उन सब क्वेश्चन को क्या किया होगा? सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आप लोगों ने बनाया होगा, उसे मैच कीजिएगा उसका आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था तो ये रहा क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा, इसका सॉल्यूशन आप लोग मैच कीजिएगा। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? कन्वर्ट 1 इंच इंटू मीटर। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, पार्ट ए का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? कन्वर्ट 1 इंच इंटू मीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है?
2.54 सेंटीमीटर के बराबर। मैंने लेक्चर 3 में इसके बारे में बताया होगा कि 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ये लेकिन किसको बोल रहा है, 1 इंच को किस में बोल रहा है, मीटर में कन्वर्ट। 1 इंच को सेंटीमीटर में नहीं तो मीटर में, इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो हम जानते हैं 2.54 सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻², कितना, मीटर के बराबर। तो 1 इंच को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। 1 इंच इसको कितना 2.54 इंटू 10⁻²मीटर के बराबर। आप लोग मैच कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ L इज इक्वल टू 0.6 मीटर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ √L/G विथ यूनिट। तो सिंपली इसको वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। बी का सॉल्यूशन देखिएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √L/G का बोल रहा है वैल्यू। यहाँ पे रूट लिखते हैं, L का वैल्यू क्या है हमारा 0.6 डिवाइड बाई कितना होगा 10, कितना आ जाएगा √0.06। ठीक, लेकिन क्या बोल रहा है, ये आंसर क्या सही है यहाँ तक, नहीं। क्या बोल रहा है, विथ यूनिट के साथ लिखिए। तो L का यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, मीटर हो गया, और यहाँ पे 10 जो लिखे हैं, G का जो वैल्यू होगा उसे कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा रूट में, और रूट से अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा 0.06 रूट में ही आ रहेगा, और ये स्क्वायर है सेकंड से, तो सेकंड से स्क्वायर हट जाएगा और क्या चीज बचेगा, सेकंड बचेगा। तो ये आंसर आएगा। आप लोग मैच कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सी क्वेश्चन का सोल्यूशन, amount of energy needed to melt 1 gram of ice is 90 कैलोरी। 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ता है, 90 कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो बताइए हाउ मच जूल ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस। तो 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट होने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, और किस में बताना है, कैलोरी में नहीं, जूल में बताना है हम लोगों को। तो देखिए इन लोगों का इसका सोल्यूशन देखिए, क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने में कितना एनर्जी लग रहा है, 90 कैलोरी एनर्जी लग रहा है। तो 1000 ग्राम 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने में 90 कैलोरी लग रहा है एनर्जी। तो 1000 ग्राम आइस को मेल्ट होने में कितना एनर्जी लगेगा, 1000 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 90 कैलोरी, इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। और 1000 ग्राम को क्या हम लोग बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं, बताइए, बोलते हैं ना। 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 1 kg को मेल्ट होने में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ये 9 है, कितने 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁵ कैलोरी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी, नहीं, हाउ मच जूल ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस। कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगा 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट होने में, तो निकाल लिए। लेकिन किस यूनिट में पूछ रहा है, कैलोरी में नहीं पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, जूल में पूछ रहा है। तो कैलोरी से हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, जूल में। तो हम कैसे क्या जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर। तो कैलोरी की जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, जूल लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 4.2 जूल लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना जूल के बराबर हो गया, 37.8 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का मैच कर लीजिए, और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैंने होमवर्क दिया था। देख लीजिए आप लोग, चलिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा पार्ट है, कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इंटू मीटर। इतना 3.5 किलोमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, 3.5 किलोमीटर है,
के का मतलब क्या चीज होता है, किलो, और किलो का जब हम लोग क्या यूज करते हैं, 10⁻3, तो सिंपली यहाँ पे के के जगह पे कितना यूज कर देंगे, 10⁻3, इतना मीटर के बराबर हो गया। पार्ट बी देखते हैं क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 2500 ग्राम इंटू केजी। 2500 ग्राम को क्या जी बोल रहा है, केजी में बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, इंटू कितना, केजी के बराबर, यही बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी के बराबर है कि नहीं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 1/1000 केजी के बराबर। तो पूछ के चला 2500 ग्राम कितना हो जाएगा केजी के बराबर, तो 2500 सिंपली लिखेंगे, ये 2500 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2500 डिवाइड बाई 1000, 20 से 20 कट गया, 5 से काटिए, 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया 5/2। इसको और लिखेंगे तो कितना ले जाएंगे, पॉइंट लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 2.5 किस में आ गया हमारा, केजी में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काटते नहीं, यहाँ लिख देते हैं कितना है 25/10 आया ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2.5 केजी के बराबर। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन सी का सोल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, किलोमीटर पर आवर से चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों ने बताया था ना कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 90 किलोमीटर पर आवर इसको कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। और यहाँ 2500 ग्राम इसको कितना हो गया 2.5 केजी के बराबर। डी नंबर का देखिए सोल्यूशन। डी नंबर क्या बोल रहा है, ए कार मूव्स एट 15 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकंड किसमें कन्वर्ट करना है बताइए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते क्या है कि मीटर पर सेकंड में, इस पर क्या था, किलोमीटर पर आवर से हम लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो हम लोग क्या किए 5/18 से क्या किए मल्टीप्लाई किए। इस बार मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग को आना है, तो हम लोग क्या करेंगे 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 टाइम्स से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन को आप लोग मैच कर लीजिए अपने नोटबुक्स में से, देखिए किनका किनका सही आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैंने होमवर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड डायमेंशन ऑफ, ए में क्या था एरिया और बी में क्या था वॉल्यूम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या था एरिया, एरिया का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। मतलब दोनों ही क्या हो गया, लेंथ का ही पार्ट हो गया। तो लेंथ का डायमेंशन क्या चीज होता है एल होता है, और ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या होता है एल होता है। तो एल मल्टीप्लाई एल कितना हो जाएगा, एल का होल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन कितना हो गया एल स्क्वायर।
अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई पूछेगा कि इसको एमएलटी के फॉर्म में बताइए, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में ये लिखा था कि डायमेंशन किस फॉर्म में लिखा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको एमएलटी के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। समझ में आया? अगर इसको स्टैंडर्ड में पूछेगा तो हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। उसी तरह वॉल्यूम का देखिए, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों क्या है, लेंथ का ही पार्ट है, इसका भी डायमेंशन l हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन l हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, l का होल क्यूब। तो इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, l का होल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर क्यूब और t टू द पावर 0। आइए हम लोग डायमेंशन के ही ऊपर एक दो सवाल और करते हैं, जिससे डायमेंशन और ज्यादा क्लियर हो सके हम लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए। मैंने क्या लिखा, फाइंड डायमेंशन ऑफ स्पीड। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए अपने नोटबुक में। मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, और टाइम को सेकंड में। तो लेंथ का डायमेंशन क्या चीज था, l था, और सेकंड का एक डायमेंशन क्या चीज था, t था। इसको क्या लिख सकते हैं, l t माइनस 1। कोई पूछेगा इसका स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड में डायमेंशन इसका लिखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2 स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं डायमेंशन वेलोसिटी का क्या होगा। इसका देखिए, पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या चाहिए हो जाएगा, l, और सेकंड का t। इसका भी क्या चाहिए हो जाएगा, l t माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। हम लोगों ने किसका किसका डायमेंशन निकाल चुका, पहले देख लेते हैं। स्पीड का डायमेंशन क्या निकल के आया, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आया, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। तो चेंज इन वेलोसिटी
वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, ऊपर में लिख देते हैं m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं सेकंड, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है t, तो ये t ऊपर चला जाएगा। जैसे a⁻m रहता है अपॉन में a⁻n रहता है, तो a⁻m माइनस n हो जाता है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, m⁻0 l⁻1 और t⁻−1 तो था पहले से, ये ऊपर जाएगा तो माइनस साइन आ जाता है ना, तो -1 हो जाएगा, बस कुछ नहीं तो 1 है ना, तो क्या चीज हो गया m⁻0 l⁻1 t⁻−2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आया, m⁻0 l⁻1 t⁻−2। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बताइए। पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए कोई। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम से इसका डायमेंशन डिनोट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको क्या चाहिए पहले से पता है, क्या है m⁻0 l⁻1 t⁻−2। तो कितना आ गया m⁻1 जैसे a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, क्या जो होता है a⁻m प्लस n, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो m हो जाएगा सिर्फ m l⁻1 और t⁻−2। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया m l t-2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए वर्क का क्या होगा डायमेंशन। पॉज कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। आप लोगों को तो अभी पता नहीं होगा, मैं ही बताता हूं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब आप लोग ट्राई कीजिए इसका डायमेंशन क्या आएगा। पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है देखिए m l t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ होता है, तो लेंथ को l से डिनोट करते हैं हम लोग डायमेंशन में। तो कितना आ गया m l मल्टीप्लाई हो जाएगा l2 t-2। तो वर्क का डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। एक बार देख लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क का डायमेंशन याद रखिए, ताकि क्लास 11th में आप लोगों के लिए आसानी हो। सिंपली आप लोग याद कर सकते हैं स्पीड का क्या चीज होगा LT-1, वेलोसिटी का क्या चीज होगा LT-, ये दोनों का डायमेंशन सेम है। एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, वर्क का ML2T-2। वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको। अगर हम लोगों को यूनिट, अगर हम लोगों का फॉर्मूला पता होगा वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग माइंड में खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बोलेगा सर कैसे, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो फिजिक्स समझने की चीज़ है, इसे अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। तो आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन पूरी तरह से फिनिश हो गया। मैंने आज आप लोगों को रिवीजन भी करा दिया शॉर्ट फॉर्म में।
और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराया। अगर आप लोग चाहते ये हैं कि और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो तो आप लोग कमेंट में बोल भी सकते हैं कि सर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए, या आप लोगों को ये लगता है कि मैंने कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ अलग से वीडियो भी बना दूंगा उस टॉपिक के बारे में। या आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के भी वीडियो बना दूंगा। या फिर आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। सो यूनिट एंड डायमेंशन को करते हैं बाय बाय। अब कल हम लोग शुरू करेंगे हमारे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वेक्टर। सो बी रेडी फॉर दिस। सो थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर में।